नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। पॉलिटी का टेस्ट नंबर 7। इसमें हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड। भारत में जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है, हम सभी को पता है। तो इससे संबंधित सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें कुल 25 प्रश्न शामिल किया है मैंने। आपको हमारे साथ साथ इन प्रश्नों का आंसर करना है, और जो डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा उसे आप चाहें तो पेन और पेपर लेकर के नोट कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आप उसको क्विक रिवाइज कर सकें। पिछले टेस्ट सीरीज़ में जितनी भी 6 वीडियोज़ आ चुके हैं पॉलिटी के, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है आप लोगों का। काफ़ी अच्छा आंसर करते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग नोट्स वगैरह बना रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो आप लोगों को। आज भी वैसे ही आप लोग तुरंत फ्रिक्वेंटली आंसर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वीडियोज़ में शामिल किए जा सके। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, यानी पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या फिर उपराष्ट्रपति? आपको बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, ऑप्शंस हैं उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति या उपराष्ट्रपति। इनमें से जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये प्रक्रिया हम सभी लोगों को पता है, आमतौर पर देखते भी हैं हम लोग। वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करते हैं, वोट करते हैं, उसके आधार पर एक दल चुना जाता है, बहुमतधारी दल, और उसके जो मुखिया होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सांसद होना अनिवार्य नहीं है, उन्हें लोकसभा में बहुमत सिद्ध करना होता है, और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना पड़ता है। यहाँ संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से है। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य नहीं हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य होकर भी प्रधानमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अगर आप बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सांसद थे, जैसे 1966 में इंदिरा गांधी, 1966 में ही 1900 देवगौड़ा, 2004 से 2009 में जो है आपके मनमोहन सिंह राज्यसभा सांसद थे। यानी HD देवगौड़ा, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह, ये लोग जो हैं 1996 में देवगौड़ा की बात करते हैं हम, 2004 से और 2009 में मनमोहन सिंह की बात करें, या फिर 1966 में बात करें इंदिरा गांधी की, ये सारे लोग राज्यसभा सांसद थे और प्रधानमंत्री की सीट पर भी बैठे, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। प्रत्येक चुनाव के पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल का नेता चुना जाता है। राष्ट्रपति बहुमतधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते हैं। आमंत्रण स्वीकार करने के पश्चात जो नेता होता है, यानी बहुमत दल का नेता होता है, लोकसभा में वो मतदान द्वारा विश्वास मत प्राप्त करते हैं। इसे हम फ्लोर टेस्ट भी कह सकते हैं। विश्वास मत प्राप्त करना मीडिया के जो द्वारा आजकल वर्ड चल रहा है इसके लिए, वो है फ्लोर टेस्ट, ठीक है। और जब किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में जो सांसद देखने को मिलती है उसे हम बोलते हैं त्रिशंकु सभा, यानी किसी भी दल को विशेष बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आपको गठबंधन जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो ये बात आप ध्यान में
रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री जो चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका नेता होता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। ए, उच्च सदन में बहुमत दल, बी, निम्न सदन में बहुमत दल, सी, उच्च सदन में अल्पमत, डी, निम्न सदन में अल्पमत। इनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। उम्मीद है कि आपको इससे पहले जो डिस्क्रिप्शन बताया मैंने उसमें से आप जो है इस सही आंसर करने लायक आप समझ गए होंगे। जल्दी से बताइए कि कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री होगा निम्न सदन यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा। यद्यपि प्रधानमंत्री का स्वयं किसी लोकसभा के सदस्य होने की बाध्यता नहीं है, वो राज्यसभा यानी किसी भी सदन से सदस्य हो सकता है और उसको नियुक्ति के 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी जरूरी है। मतलब ऐसा भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो कि वर्तमान में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, हालांकि उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल की बात हो रही है कि बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। ए, राष्ट्रपति, बी, उपराष्ट्रपति, सी, लोकसभा अध्यक्ष या डी, प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी प्रधानमंत्री। जो आपकी मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल की जो प्रमुख होगा, मंत्रिमंडल बनेगी कहाँ से, बहुमत प्राप्त दल के लोगों से, और उसका जो मुखिया होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेगा वो भी होगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। यानी जो उम्मीदवार होगा हमारा वो कम से कम कितने साल का होगा, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। कल हमने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी देखी थी तो 35 साल उसमें होना चाहिए था, जबकि प्रधानमंत्री पद के लिए जो उम्मीदवारी है वो है आपका 25 वर्ष। अब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी 25 वर्ष है, तो देख लेते हैं कि पात्रता प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, जैसा कि कल हमने राष्ट्रपति के लिए देखा था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, पॉलिटी टेस्ट सीरीज वाले, उसको जा करके आप जरूर देख लीजिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जो भारत का नागरिक है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के सक्षम तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और यह प्रतिज्ञान करता है, उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तो है कि 25 वर्ष उम्मीदवारी कम से कम, इसीलिए देखिए कम से कम लिखा हुआ है, 25 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर वो राज्यसभा के थ्रू आ रहा है तो वहाँ उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लोकसभा से आता है तो 25 साल, राज्यसभा से आता है तो 30 साल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या कि कम से कम, तो कम से कम कितनी, 25 साल। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु, और उसके पास ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि या इसके निमित्त विहित की जाएं। यानी उसके पास संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन संबंधित योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये योग्यता है प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए। इस प्रश्न को पूछा कि आपका कितनी कम से कम आयु होनी चाहिए, तो वो क्या है आपका 25 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, चुने नहीं जाते बल्कि वंशानुगत होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब हम सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी। पांचवें का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 7, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण त्याग पत्र देना पड़ा था। ऑप्शंस हैं चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा, उपर्युक्त सभी को। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी को। चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, त्यागपत्र देना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने मोरारजी देसाई के इस्तीफे के बाद इनको अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसके अलावा भी विशेषाधिकार का उपयोग कर राष्ट्रपति द्वारा विश्वनाथ प्रताप सिंह, नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार प्राप्त है कि अगर लोकसभा में कोई दल बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता है तो राष्ट्रपति का ये विवेक पर निर्भर करता है कि वे किस व्यक्ति को मंत्री पद प्राप्त करने हेतु आमंत्रित करें। ऐसी स्थिति को त्रिशंकु सभा कहा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और बाद में उस व्यक्ति को अपना जो है फ्लोर टेस्ट देना होता है, अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, यानी थोड़ा सा वक्त उस व्यक्ति को मिल जाता है कि वो बहुमत सिद्ध करने के लिए जो है वो प्रयास कर सके। तो इस प्रकार प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सबसे पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। रोज बोलता हूं मैं, आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं। जितने लोग रोज वाचिंग पे रहते हैं आज भी उतने ही हैं, ठीक है। तो शेयर कर दिया करिए कम से कम। इतनी मेहनत से मैं PDF बनाता हूं आपके लिए, वीडियोस बनाते हैं हम, ताकि आप अच्छे से पढ़ सके। तो शेयर तो थोड़ा सा बनता है ना, शेयर कर दिया करिए। चलिए देखते हैं 8वां प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी नौकरशाही। आपको बताना है कि जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रधानमंत्री। भारतीय प्रधानमंत्री जो होता है उसका वर्चस्व और महत्व का सबसे बड़ा कारण यही है कि उसे पदाधिकारी यानी प्रधानमंत्री को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियां, इस पदाधिकारी यानी इस पद को प्रदान की गई कार्यकारी शक्तियों के कारण इस पद का वर्चस्व भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। संविधान का अनुच्छेद 74 कहता है कि प्रधानमंत्री होगा, ठीक है, और निर्दिष्ट करता है कि उसकी एक मंत्रिपरिषद भी होगी और मंत्रिपरिषद का मुखिया जो होगा वो प्रधानमंत्री होगा, जो भारत के राष्ट्रपति को सलाह और सहायता प्रदान करेंगे। और कल ही मैंने आपको बताया था कि ये बाध्य कर दिया गया है अब राष्ट्रपति को कि वह जो मंत्रिपरिषद की सलाह होगी उस पर एक बार पुनर्विचार के लिए उसकी सलाह को वापस कर सकता है, लेकिन दोबारा उसे उसकी सलाह को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाध्य कर दिया गया है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा चेंज करके एक ही बार में राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य किया गया था कि वो सलाह माने, मंत्रिपरिषद की सलाह माने, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें
उसको एक मौका और दे दिया गया। ठीक है, तो कल क्वेश्चन था, देखा था हम लोगों ने कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही थी। तो हम लोगों ने देखा कि अनुच्छेद 74 के अनुसार प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा और जो राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करेगा। पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कई सारे लोगों की नियुक्ति भी करता है, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति है तो वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री की कार्यकारी शक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कार्यकारी शक्तियों के कारण ही भारत में प्रधानमंत्री को जो शक्तियों के असली इंजॉयमेंट की बात होती है वो देखने को मिलती है। जो राष्ट्रपति है हमारा, वो इसीलिए बोला जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का प्रधान है। ठीक है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना है तो वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और अन्य मंचों पर बहुत सारे लोगों की नियुक्ति, जैसे हम जितने भी पद देखते हैं, महत्वपूर्ण पद देखते हैं संविधान में, वो सारी की सारी जो नियुक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति करते हैं। इनमें शामिल हैं, आप समझ सकते हैं, भारत के राज्यपाल, मतलब आप विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या उनके सदस्य, विभिन्न देशों के राजदूत, वाणिज्य दूत, ये सारे लोग जो है उच्च स्तरीय जितने भी नियुक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाएंगी। जितने भी अधिनियम आएंगे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, तो इन सारे विषयों पर वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी ये बात कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो कितना इंपॉर्टेंट देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? आपको बताना है ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, जनता में। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यहां बात की गई है तथ्यात्मक संप्रभुता की। ठीक है, और वैसे भारत की संप्रभुता कहां निवास करती है? तो जनता में। जो प्रस्तावना में है वो जो है हम भारत के लोग, यानी संविधान जो शक्ति प्राप्त कर रहा है वो कहां से प्राप्त करता है? लोगों से। सरकार की शक्तियां किसके द्वारा दी जाती हैं? लोगों से। लेकिन यहाँ बात की गई है तथ्यात्मक संप्रभुता की, तो वो निहित होती है कहाँ? प्रधानमंत्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नहीं होता था। योजना आयोग को विलीन करके अब बना दिया गया है क्या? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष बताना था कौन होता था, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सीधे सीधे प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। 74 और 75 आर्टिकल के बारे में आपसे पूछा है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मंत्रिपरिषद। अब देखिए कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो अनुच्छेद 53 है वो बताता है कि संघ की कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वो इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेंगे। ये आर्टिकल 53 था हमारा। उसके अलावा जो आर्टिकल 74 है वो कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे
परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा। वही मैंने कल बताया कि आपको 44वें संविधान संशोधन से ये कर दिया गया था कि लेकिन राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। ये 74वां कहता है। तो 74वां क्या कहता है? मंत्रिपरिषद होगी, इस वजह से मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। वहीं जो 75वां है वो कहता है आर्टिकल 75 का जो पार्ट 1 है वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो ये 75 कहता है। तो दोनों मिलकर के क्या बात कह रहे हैं कि दोनों मिलकर के मंत्रिपरिषद के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही हो जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे प्राप्त है ए सशस्त्र बलों का समर्थन, बी राज्यसभा का विश्वास प्रस्ताव, सी लोकसभा का विश्वास, डी जनता का समर्थन। 13वें प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ये पहले ही बता दिया मैंने कि जब तक उसको लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव उसको प्राप्त रहेगा तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना है ये आपको बताना है प्रश्न नंबर 14 में। ए लोकसभा के कार्यकाल के साथ, बी राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ, सी जब तक उसे लोकसभा में बहुमत या का समर्थन प्राप्त है, डी 5 वर्ष। एकदम सेम क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15। वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, चंद्रशेखर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनको संसद में मतदान हुआ था और मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16। भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन, चयन। जल्दी से बताइए, बहुत ध्यान से कीजिएगा इस प्रश्न को, गलत होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी नियुक्ति। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे, तो आपको पहले ही पता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जा रही है। और प्रधानमंत्री है कौन? तो निम्न सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये बात संविधान में लिखी हुई है, मैं बता भी चुका हूं आपको। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो होती है वो क्या होती है? नियुक्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17। राष्ट्रीय एकता परिषद यानी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। कौन होता है ये आपको बताना है कि एनआईसी का अध्यक्ष कौन है। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय एकता परिषद की। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित मुद्दों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी में इसके पश्चात 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करके उसकी आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया। अब इस बैठक का उद्देश्य क्या था या फिर इस एकता परिषद का उद्देश्य क्या है? तो 1968 में जो बैठक हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की, उसमें एक बात की घोषणा की गई थी कि हमारे संविधान का आधार आम
नागरिकता, विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारा है। जो संविधान में या प्रस्तावना में वर्णित ही है। तो इसके उद्देश्य की घोषणा की गई कि जो एनआईसी का उद्देश्य होगा वो क्या क्या होगा कि कॉमन सिटीजनशिप, विविधता में एकता, धर्मों की स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, समानता, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय और सभी समुदायों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो इस एकता परिषद द्वारा किए जाएंगे। सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्याओं का समाधान ढूंढना भी इस जो है एकता परिषद के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल था। अब बात करें इस संगठन की तो यह जो है कोई वैधानिक निकाय नहीं है। ये प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता जरूर करता है, लेकिन यह एक सलाहकारी निकाय है, ठीक है, जो प्रधानमंत्री के संकल्प द्वारा, मंत्रिमंडलीय संकल्प द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ परिषद के जो सदस्य होंगे वो कौन कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री, उद्यमी, मशहूर हस्तियां, मीडिया प्रमुख, मुख्यमंत्री, विपक्षी दल के नेता आदि इस परिषद में शामिल किए जाते हैं। तो गठन कब हुआ था इसका? 1961-62 में। कब? 1961-62, ठीक है। पहली बार बैठक 61 में बुलाई गई और 62 में इसकी आधिकारिक बैठक बुलाई गई थी। इसके गठनकर्ता कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री ही करता है और बहुत सारे जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों को ये दूर करने में मदद करती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? श्रीमती इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, बीपी सिंह। प्रश्न नंबर 18, ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, दिए गए ऑप्शन में से। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करते समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? प्रश्न को मैं आपसे पीछे डिस्कस कर चुका हूं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, बीपी सिंह में से। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीमती इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने समय निम्न में से कौन विधानसभा का सदस्य था? बीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? सर्वप्रथम की बात हो रही है, बाकी सारे लोग, बहुत सारे लोगों को त्यागपत्र देना पड़ा था, लेकिन इनमें सबसे पहले कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह? प्रश्न नंबर 21, प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोरारजी देसाई। मैं पहले भी बताया आपको कि जब 1977 में मोरारजी देसाई अपना जो है इस्तीफा दिए उस अविश्वास प्रस्ताव के कारण, तो उस समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। उन्होंने किसको? चौधरी चरण सिंह को अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री बनाया था। तो ये ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 21 का जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी। 22वां, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? प्रश्न का सही जवाब है, जो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहले वो देख लीजिए, मोर्ले, हरकोर्ट, लास्की, लोवेल। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एग्जाम में ऐसे एज इट इज पूछी जाती हैं, तो इसको हम लोगों को याद कर लेना है, समझ लीजिए रट लेना है।
अपने माइंड में एकदम फिक्स कर लेना है इसको कि किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोर्ले। प्रश्न नंबर 22 हो गया, मोर्ले। 23वां, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर, लोवेल, मैरियट, लॉस्की। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, म्यूर। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? किसने मंत्रिमंडलीय पद्धति को राज्य का जहाज रूपी स्टीयरिंग व्हील कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग कहीं नोट करके इसको रख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, म्योर। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी, जवाहरलाल नेहरू, डी, गुलजारी लाल नंदा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रकार ये इस जो टेस्ट सीरीज नंबर 7 थी पॉलिटी की, वो खत्म हो चुकी है। 25 क्वेश्चन हमने किए। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के पद से संबंधित जो भी सवाल थे आपके आज थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो क्वेश्चंस जो हैं वो याद हो जाएंगे आपको। जो होमवर्क है वो बताना है, जैसे डेली मैं होमवर्क देता हूं, तो आपको ये बताना है कि जो उप प्रधानमंत्री होता है उसका पद संवैधानिक है या फिर उस पद की कोई भी संवैधानिक वैधता नहीं है। ठीक है, यही बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में, नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ बताना है आपको कि क्या उप प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है कि नहीं, और अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं। 2 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए कि उप प्रधानमंत्री का पद संविधान सम्मत है, संविधान में कहीं उल्लेख है कि नहीं है, और दूसरा अब तक भारत में कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं। ये 2 क्वेश्चन है और आप लोग चैनल को शेयर कर दिया करिए एक बार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। अब बार बार कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन चैनल को शेयर कर दिया करिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, ठीक है। आपके लाइक से ही समझ आता है हमको कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आप हालांकि कमेंट सेक्शन में भी इस बात को हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई क्वेश्चन अच्छा लगा हो या फिर किसी क्वेश्चन पर कन्फ्यूज़न हो तो वो सारी चीज़ें भी आप वहाँ मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न नंबर जो पॉलिटी की टेस्ट नंबर सीरीज 7 थी वो उसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। जो होमवर्क दिया है मैंने वो उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद।